हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी बिहार स्टाफ नर्स की तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। बहुत ही शानदार से क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाले हैं। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए, अंतिम तैयारी आखिरी 10 दिन में। तो जो हमारे 10 दिन बचे थे जब से हमें शुरू किया था, तो आखिरी जो भी 5 दिन 6 दिन जो भी बचे हैं उसमें हम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें जरूर बताएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। बिहार स्टाफ नर्स के साथ साथ यदि यूपी स्टाफ नर्स या यूपीएनएम की तैयारी करते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आईसीयू में सबसे महत्वपूर्ण मॉनिटरिंग पैरामीटर क्या होता है। आईसीयू में सबसे महत्वपूर्ण मॉनिटरिंग पैरामीटर होता क्या है। रक्तचाप, तापमान, ऑक्सीजन सेचुरेशन या यूरिन आउटपुट। तो कह रहा आईसीयू में सबसे महत्वपूर्ण मॉनिटरिंग पैरामीटर हमारा होता है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन सेचुरेशन। ऑक्सीजन सेचुरेशन से मरीज को रेस्पिरेटरी स्थिति का अंदाजा मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, कह रहा केटोएसिडोसिस किस स्थिति में अधिक होता है। केटोएसिडोसिस किस स्थिति में अधिक होता है। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज या हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरटेंशन। तो कह रहा केटोएसिडोसिस किस स्थिति में सबसे अधिक होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइप 1 डायबिटीज में। टाइप 1 में इंसुलिन की कमी से डीकेए होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा ईसीजी में एसटी एलिवेशन किसका संकेत है। ईसीजी में एसटी एलिवेशन किसका संकेत है। एजाइना का, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का या हाइपोकैल्सीमिया का या हार्ट ब्लॉक का। तो कह रहा ईसीजी में एसटी एलिवेशन किसका संकेत है। तो ईसीजी में एसटी एलिवेशन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का होता है। ईसीजी में एसटी एलिवेशन किसका साइन होता है, मायोकार्डिया इन्फार्क्शन में। एसटी एलिवेशन हार्ट अटैक का क्या होता है, प्राइमरी साइन होता है, यानी प्राथमिक संकेत होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, रेबीज वायरस कौन से रूट से प्रवेश करता है। आँख, रक्त, तंत्रिका तंत्र या त्वचा। जो हमारा रेबीज वायरस है कहाँ से प्रवेश करता है, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्व यानी तंत्रिका से। यह न्यूरोमेटिक वायरस होता न्यूरोट्रोपिक वायरस होता है। यह क्या होता है, रेबीज ट्रेवल वाया पेरिफेरल नर्वस टू सीएनएस। यह न्यूरोट्रोपिक वायरस है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, एनेस्थीसिया में इंटूबेशन से पहले कौन सी दवा दी जाती है। साल्बुटामोल या सुक्सिनी, कोलाइन या डायजेपाम या मिडाजोलाम। कर रहा एनेस्थीसिया में इंटूबेशन से पहले कौन सी दवा दी जाती है। एनेस्थीसिया में इंटूबेशन से पहले मसल पैरालिसिस हेतु सुक्सिनिलकोलाइन दी जाती है। सुक्सिनिलकोलाइन दवा दी जाती है। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी स्थिति में नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की आवश्यकता बताती है। ब्रांकाइटिस, श्वसन अल्पता, बुखार या सिर दर्द। तो कह रहा है क्या कौन सी स्थिति नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन की आवश्यकता को क्या करती है, बताती है। तो हमारा छठे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन अल्पता। श्वसन की कमी से एनआईवी उपयोगी होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एंटीसेप्टिक का मुख्य उद्देश्य क्या है। सूजन कम करना, दर्द कम करना, रोगाणु मारना या जलन देना। तो कह रहा है एंटीसेप्टिक का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो हमारे एंटीसेप्टिक लगाए जाते हैं इसका मुख्य उद्देश्य होता क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है रोगाणु मारना। एंटीसेप्टिक जख्म पर जर्म्स को क्या करता है, खत्म करता है, मतलब रोगाणु क्या करता है, खत्म करता है। नेक्स्ट कह रहा डीपीटी वैक्सीन में पी का अर्थ क्या है। पोलियो, प्लेग, पर्टूसिस, पेरेंटेरल। तो डीपीटी में डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, यानी हमारा पी का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्टूसिस।
डी से क्या होता है डिप्थीरिया, पी से पर्टूसी, टी से टिटनस। डीपीटी का फुल फॉर्म यही होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से जुड़ा है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या इसके राइचिया कोली या स्टेफिलोकोकस एओरियस या क्लेबिसेलिया। निम्न में से कौन सा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से जुड़ा है? तो हमारा 9वें का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, स्टेफिलोकोकस और एयूरियस। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा, डेंगू में प्लेटलेट काउंट कब खतरनाक होता है? जब 1.5 लाख पर घन मीटर से क्या हो कम हो, या 1 लाख पर घन मीटर से कम हो, या 50,000 पर घन मीटर से कम हो, या 20,000 पर घन मीटर से कम हो। प्लेटलेट्स कब खतरनाक होता है? जब 20,000 से नीचे पर क्या होता है ब्लीडिंग स्तर क्या हो सकती है, ब्लीडिंग रिस्क बढ़ सकती है। ब्लीडिंग का रिस्क क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो यानी 20,000 से कम पर, 20,000 नीचे पर ब्लीडिंग रिस्क क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट, सबसे पहले दिखाई देने वाला हेमोलिटिक रिएक्शन लक्षण क्या है? सबसे पहले दिखाई देने वाला हेमोलिटिक रिएक्शन लक्षण क्या होता है? तो हमारा हो जाएगा ज्वर, त्वचा पर दाने, कमर दर्द या उल्टी। तो राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले दिखाई देने वाला हेमोलिटिक रिएक्शन लक्षण क्या है? तो हेमोलिटिक रिएक्शन हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी, कमर दर्द, यानी बैक में पेन होगा। एक्यूट हेमोलाइसिस, कोर्स फ्लैंक या बैक पेन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, नवजात का सामान्य रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? 10 से 20 पर मिनट, 20 से 30, 30 से 60 या 60 से 80। तो नवजात का नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 30 से 60 पर मिनट। इज नॉर्मल फॉर न्यू बॉर्न, मतलब क्या नवजात के लिए क्या होता है 30 से 60 पर मिनट होता है। नेक्स्ट, हु नहीं WHO के अनुसार IMNCI में डेंजर साइन नहीं है। कन्वल्सन या सांस में तकलीफ या भूख लगना या सुस्ती, इनमें से कौन सा डेंजर साइन नहीं है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूख लगना। भूख लगना क्या है, ये तो सामान्य संकेत होता है। नेक्स्ट, थायरोटॉक्सिकोसिस में कौन सा लक्षण प्रमुख है? वजन बढ़ना, कब्ज, गर्मी या नहीं लगना, ठंड लगना। तो थायरोटॉक्सिकोसिस में कौन सा लक्षण प्रमुख है? थायरोटॉक्सिकोसिस में कौन सा लक्षण सबसे महत्वपूर्ण है? तो हमारा 14 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, गर्मी असहनीय लगना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ, OPV का शेड्यूल क्या है? 0, 6, 10, 14 सप्ताह, या 1, 2, 4 माह, या जन्म 2, 4, 6 सप्ताह पर, या केवल जन्म के समय। तो मतलब कब कब दिया जाता है? 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में, 1 माह, 2 माह, 4 माह, 0 सप्ताह, 6 सप्ताह, 10वें और 14वें सप्ताह। कब कब दिया जाता है? तो हमारा राइट आंसर 15वें का क्या हो जाएगा? 15वें का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0, 6, 10 और 14 सप्ताह में क्या किया जाता है? OPV का शेड्यूल होता है। OPV इज मल्टीपल डोज, मतलब क्या इसके कई सारे डोजेज दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, मियास्थीनिया ग्रेविस में कौन सा परीक्षण सहायक है? टेंसी लॉन टेस्ट, ग्लूकोज टेस्ट, या सीरम क्रिएटिनिन, या RPR टेस्ट। तो मियास्थीनिया ग्रेविस में कौन सा परीक्षण क्या होता है? सहायक है। तो हमारा राइट आंसर आएगा टेंसिलॉन टेस्ट। टेंसिलॉन टेस्ट में क्या होता है? मसल स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ती है। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा हो, सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को जल्दी से लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन इम्यून सप्रेशन करता है? विटामिन सी,
कॉर्टिकोस्टेरॉइड, आयरन या फोलिक एसिड। तो कारण निम्नलिखित में से कौन इम्यून सस्प्रेशन करता है? तो कौन इम्यून सस्प्रेशन करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्या होता है? स्टेरॉइड इम्यून रिस्पांस को क्या करते हैं? कम करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रेडली पद्धति किससे संबंधित है? स्तनपान, डिलीवरी, नर्सिंग रिकॉर्ड या वैक्सीनेशन। तो कह रहा है ब्रेडली पद्धति किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिलीवरी से। कह रहा नेचुरल चाइल्ड बर्थ यानी डिलीवरी से। यह एक प्राकृतिक प्रसव तकनीक होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कर रहा है। कह रहा स्टाइरिल टेक्निक की शुरुआत कहाँ होती है? ग्लव पहनना, हाथ धोना, सर्जरी या रूम सेटअप। तो कह रहा स्टेराइल टेक्निक की शुरुआत कहाँ होती है? स्टेराइल टेक्निक की शुरुआत होती है हमारा हाथ धोने से। हाथ धोना संक्रमण नियंत्रण की क्या शुरुआत होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? कह रहा जीवन रक्षा ABC में C का अर्थ क्या है? कौन-सी? कोनेस या सर्कुलेशन या कंप्रेशन या कोऑर्डिनेशन। तो कह रहा जीवन रक्षा में ABC में C का अर्थ क्या है? तो हमारा ABC में A का मतलब होता है एयरवे, B का मतलब होता है ब्रीदिंग और C का मतलब होता है सर्कुलेशन। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट ना होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा रक्त में शर्करा के स्तर को कम करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ग्लूकागन या थायरॉक्सिन या इंसुलिन या एड्रेनालिन। तो कह रहा रक्त में शर्करा के स्तर को कम करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, इंसुलिन। इंसुलिन ब्लड शुगर को सेल्स में पहुंचाकर कम करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा एंटीबायोटिक दवा किसके विरुद्ध प्रभावी है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगल संक्रमण या हेलमिथ। तो कह रहा जो हमारा एंटीबायोटिक दवा होती है किसके विरुद्ध प्रभावी होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारती है, वायरस पर असर नहीं करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसव पीड़ा में कौन सा हार्मोन प्रमुख भूमिका निभाता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन या प्रोलैक्टिन। तो कह रहा प्रसव पीड़ा में कौन हार्मोन भूमिका निभाता है? तो प्रसव पीड़ा में भूमिका निभाने वाला हमारा ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की संकुचन को क्या करता है? बढ़ाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा टेटनस की रोकथाम के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? BCG, MMR, TT या OPV। तो टेटनस के लिए हमारा कौन सा टीका दिया था? TT यानी टेटनस टॉक्साइड। टेटनस टॉक्साइड टेटनस से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है HIV संक्रमण की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण अनिवार्य है? एलिसा, RPR, वीडल या मेंटॉक्स। कह HIV संक्रमण की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण अनिवार्य होता है? तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, एलिसा। एलिसा सबसे पहले किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा हीमोग्लोबिन की कमी से क्या रोग कौन सा रोग होता है? थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया, हेमोफीलिया। तो कह रहा हेमोफीलिया हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा सिजेरियन सेक्शन के लिए सबसे सामान्य एनेस्थीसिया कौन सा है? सिजेरियन सेक्शन के लिए सबसे सामान्य एनेस्थीसिया है जनरल एनेस्थीसिया, लोकल, एपिड्यूरल या इनहेलेशन एनेस्थीसिया। तो सिजेरियन सेक्शन के लिए सबसे सामान्य एनेस्थीसिया कौन सा होता है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा ICU में बैक्टीरियल संक्रमण को रोकने हेतु प्रमुख उपाय क्या है? डोर क्लोज करना, हाथ धोना, मास्क पहनना, मरीज को आइसोलेट करना। तो कह रहा ICU में बैक्टीरियल संक्रमण को रोकने हेतु प्रमुख उपाय क्या है? तो हमारा ICU में बैक्टीरियल संक्रमण को रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय है हाथ धोना। सबसे प्रभावी तरीका हाथ की स्वच्छता होती है। नेक्स्ट दो क्वेश्चन और बचे।
कह रहा है फाइलेरिया किसके द्वारा फैलता है, एनोफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एडिज मच्छर या सैड फ्लाई मच्छर। तो कौन सा मच्छर क्या करता है, फाइलेरिया को फैलाता है? तो हमारा फाइलेरिया को क्यूलेक्स मच्छर फैलाता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो ये क्या करता है, फाइलेरिया को फैलाता है। तो लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बाद सबसे सामान्य जटिलता क्या है? डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी फेल्योर। कह रहा है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बाद सबसे सामान्य जटिलता क्या है? तो हमारा राइट आंसर का हार्ट हाइपरटेंशन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर। कराएजियन के कारण बीपी अचानक बढ़ सकता है। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।